हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग मूल 8 तक कवर किए थे। मूल कॉन्सेप्ट का 8 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट का 9th लेक्चर। इससे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, इन सब पे बहुत सारा प्रॉब्लम कर चुके हैं। पिछले क्लास में परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज एक्सेस, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज इन द मिक्सचर, इन सब पे बेस्ट क्वेश्चन किए थे। तो आज और आगे बढ़ते हैं। तो आज मूल कॉन्सेप्ट का हमारा 9वां लेक्चर होगा। सबसे पहला इसमें देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शन। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि एक ही रिएक्शन आपको दिया हुआ रहता था, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा रिएक्शन एक ही साथ चल रहा है, अगर एक से ज्यादा रिएक्शन एक ही साथ चल रहा है तो उस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग डील करेंगे। तो देखिए जैसे सबसे पहले क्या है कि ए जो है वो बी और सी दे रहा है। दिस इज बैलेंस्ड, ये मान लीजिए कि बैलेंस्ड है और ये भी आपका बैलेंस्ड है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब ये बोल रहा है कि ए बी और सी इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और सी ई और एफ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 मोल्स ऑफ ए गिव्स 3 मोल्स ऑफ बी एंड 2 मोल्स ऑफ सी। और यहां जो सी होगा, यहां देखिए ये सी और ये सी दोनों का मोल सेम होगा, क्योंकि जहां रिएक्शन चल रहा है, जिस कंटेनर में चल रहा है, वहां सी तो दो अलग अलग नहीं होगा, दोनों सी एक ही है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों सी का मोल हमको एक ही लेना होगा। तो यहां सी निकालेंगे कैसे, यहां कितना सी आएगा, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। तो यहां से कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको यहां सी निकालना है, ई और एफ। सबसे पहले तो ई और एफ निकालना है। तो ई और एफ कैसे निकलेगा, जब मेरे पास सी अवेलेबल होगा। जब मेरे पास सी अवेलेबल होगा तो हम ई और एफ दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से हम सी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, मोल मोल रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज इक्वल टू 2 is equal to moles of C divided by its stoichiometric coefficient which is equal to 2। देखिए यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। A का मोल कितना दिया हुआ था, 5 मोल। तो यहां से हम निकाल लिए कि C का जो मोल है ये भी कितना है, तो 5 मोल है। इसका मतलब C तो कॉमन है, तो यहां भी C का कितना मोल है, 5 मोल। अब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो अलग है तो आप मोल सेम क्यों लिख दिए, नहीं। यहाँ पे बस ऐसा है कि ए बी और सी इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि 2 मोल्स ऑफ ए गिव्स 3 मोल्स ऑफ बी एंड 2 मोल्स ऑफ सी। और यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ सी गिव्स 1 मोल ऑफ ई एंड 2 मोल्स ऑफ एफ। इसका मतलब ये मोल डिसाइड नहीं करेगा, है ना। मोल हम लोग यहीं से डिसाइड करेंगे। तो मोल यहां निकल गया। अब आपको ई और एफ निकालना है तो आराम से हम रिलेशन लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एफ divided by its stoichiometric coefficient which is equal to 2। अब C का मोल तो हमको पता है, तो 5/5 is equal to moles of E। इसका मतलब E का मोल कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से इन दोनों में रिलेशन लगा दें तो C का मोल कितना है, तो 5/5 is equal to moles of F, मोल्स ऑफ एफ। और ये 2 तो इधर चला जाएगा तो इंटू 2। इसका मतलब क्या हो गया, एफ का 2 मोल आ गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए फाइनली ई का 1 मोल बना है और एफ का कितना मोल बना है, तो 2 मोल बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड मोल्स ऑफ एफ एंड जी फॉर्म। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है,
पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ था, यहां 2 रिएक्टेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी 2 रिएक्टेंट दिया हुआ हो या 2 से ज्यादा दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वही रिएक्शन को ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए डी दोनों में कॉमन है, यानी कि डी यहां से निकालेंगे वही यहाँ पे भी मोल होगा, और फिर जाके एफ और जी मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं। देखिए यहां हमको डी निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे डी है ना। एफ और जी निकालना, तो उसके लिए डी निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाला जाए तो इसके लिए मोल बाई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, तो 2 है। यहाँ पे मोल बाई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, तो 4/1 है, यानी कि 4 है। तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देखिए सी, यहां से डी देखना है कि डी कितना बन रहा है। तो इन दोनों में हम लोग रिलेशन तो आराम से लगा सकते हैं। तो लिखेंगे मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ डी डिवाइडेड बाई 4। बी का कितना मोल था, तो 4 मोल था। तो 4/2 इज इक्वल टू डी बाई 4। तो ये हो गया कितना, 2 हो गया। डी का कितना मोल बना, तो 8 मोल बना। इसका मतलब डी का मोल कितना बना है, तो 8 मोल्स बना है। यही 8 मोल यहां भी हुआ, क्योंकि जो डी है वो तो सॉल्यूशन में कॉमन है, तो डी यहां से 8 मोल। अब फिर आप यहां पर भी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स हैं। तो आइए लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड किया जाए। तो इसके लिए रेशियो होगा मोल बाई कोफिशिएंट, तो 3। इसके लिए क्या रेशियो होगा, तो 12/4। ये 3 हो गया, और ये 3 से कुछ कम आएगा, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो फिर से रिलेशन लगाइए इन दोनों में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एफ डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ जी डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी का मोल कितना है, 8 है, तो 8/3 इज इक्वल टू f/1। इसका मतलब f का मोल्स कितना आया, मोल्स ऑफ f फॉर्म 8/3। फिर इन दोनों में लगाएंगे g निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे, 8/3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ g फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 4। तो g फॉर्म्ड कितना आ जाएगा, 32/3। तो इसका मतलब ये हो गया 32/3 मोल्स। तो ये आपका आंसर आ गया, F का 8/3 मोल बनेगा और G का 32/3 मोल बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मोल्स ऑफ A इनिशियली टेकन इफ 8 मोल्स ऑफ G आर एक्चुअली प्रोड्यूस। देखिए इस बार प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट का इतना मोल बना है, तो पूछ रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो कितना होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी का कितना मोल बना है, तो 8 मोल बना है। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब देखिए हमको यहां से क्या जरूरत है, तो यहां से डी मिलेगा, डी दोनों में कॉमन है, तो यहां से डी का कितना मोल होगा ये निकाल लिया जाए। तो देखिए क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ जी, मोल्स ऑफ जी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट कितना है, तो 4 है। तो D/3 इज इक्वल टू जी का मोल कितना है, तो 8 है, 8/4 हो गया। मोल्स ऑफ डी यहां से कितना आ गया,
तो 6 आ गया। इसका मतलब कि इसका 6 मोल रहा होगा, तो डी यहां पे है तो ये हो गया 6 मोल। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन लगा देंगे, इन दोनों में रिलेशन लगा देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 4। तो a बाई 2 इज इक्वल टू डी का मोल कितना है, तो 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो a का मोल 3 मोल रहा होगा। a यहां पे कितना रहा होगा, 3 मोल्स रहा होगा। अब एक चीज आप सोचिए कि जैसे अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन उस हिसाब से सेट किया हुआ होगा। जैसे यहाँ पे ए ही लिमिटिंग रिएजेंट रहा होगा तभी वो इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट इसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि यही लिमिटिंग रिएजेंट रहा होगा तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीक्वेंशियल रिएक्शन है। अब इसमें क्या बोला गया है कि इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन 1 इज 50% एंड सेकेंड इज 80%, फाइंड मोल्स ऑफ सी एंड डी फॉर्म। अब देखिए उसमें जो भी क्वेश्चन इससे पहले ले रहे थे उसमें कुछ नहीं यील्ड के बारे में दिया हुआ था, इसका मतलब कि वो 100% यील्ड था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे देखिए इसका 50% यील्ड है और इसका सेकंड वाले का 80% यील्ड है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। तो जरा बी निकाला जाए, तो बी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ A divided by 2, moles of A divided by 2 is equal to moles of B divided by 3। तो यहां से देखिए क्या लिखेंगे, सॉरी इसमें तो मोल्स ही नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए कि इसका 4 मोल रहा होगा, 4 मोल रहा होगा, तो 4/2 इज इक्वल टू लिखेंगे B/3। तो B का यहां से कितना मोल आ गया, 6 मोल आ गया। इसका मतलब B का 6 मोल होता कब, अब देखिए B का 6 मोल होता कब, जब इसका परसेंटेज यील्ड 100% होता। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 50% है, यानी कि इसका 50% ही बना होगा। तो B एक्चुअली B formed is equal to 50% of 6 mole, which will be equal to 3 mole। इसका मतलब यहां पे एक्चुअली कितना मोल बना है, 3 मोल बना है। तो यही 3 मोल यहां भी रहा होगा। अब देखिए अब क्या करना है, C और D निकालना है। इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना है, तो 80% है। तो सबसे पहले C और D निकाल लिया जाए। तो यहां रिलेशन क्या लगाएंगे, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे। तो यहां देखिए B का कितना मोल आया है, तो 3 मोल आया है। तो 3/3 इज इक्वल टू C/1। तो C का कितना मोल आ गया, 1 मोल। C का 1 मोल आ गया। 1 मोल कब आता, जब परसेंटेज यील्ड 100% होता। लेकिन एक्चुअली C कितना फॉर्म होगा, 80%, क्योंकि 80% परसेंटेज यील्ड है इस रिएक्शन का। तो एक्चुअली C फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना लिखेंगे,
तो 80% ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 80/100 इंटू 1, तो ये कितना हो गया आपको 0.8 मोल। इसका मतलब C कितना बना है, तो C 0.8 मोल बना है। और D इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां दोनों में रिलेशन लिखा हुआ है, तो B का कितना मोल था, तो 3/3 इज इक्वल टू D का मोल, तो D/4, तो D फॉर्म्ड 4 मोल D बनता अगर परसेंटेज यील्ड 100% होता, लेकिन 80% यील्ड है, तो एक्चुअली D फॉर्म विल बी इक्वल टू 80% ऑफ 4, तो 80/100 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 4, तो 3.2 मोल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा C तो 0.8 मोल बना है और D कितना बनेगा, तो 3.2 मोल्स बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपको गिवन है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे, तभी सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, तो इसके लिए रेशियो क्या है, इसके लिए रेशियो है 6/2, तो 3 हो गया। और इसके लिए रेशियो क्या है 9/3, तो यहां भी 3 आ गया। दोनों का रेशियो सेम आ गया, इसका मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि रिएक्शन दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। देखिए दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब किसी के साथ हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम A के साथ ही ले लेते हैं, तो हमको निकालना क्या है, D निकालना है। तो क्या लिखेंगे रिलेशन, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल ऑफ D बाई कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 4। तो A का कितना मोल है, तो 6 मोल है, तो 6/2 इज इक्वल टू D/4, तो ये 3 हो गया। तो D फॉर्म इज इक्वल टू 12। तो 12 मोल कब बनता, जब परसेंटेज यील्ड 100% होता, लेकिन परसेंटेज यील्ड यहाँ पे कितना है 80%। तो एक्चुअली डी फॉर्म कितना हो जाएगा 80% ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 80/100 इंटू 12, तो ये हो गया 0.8 इंटू 12, 9.6। तो अब देखिए इसका मतलब कि D यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 9.6 मोल। तो यहां पे फिर से हमको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना होगा। तो यहां पे रेशियो देखिए, यहां पे क्या है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए रेशियो, तो 9.6 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे रेशियो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 1 हो गया, यानी कि यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। तो यही डिसाइड करेगा। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, F कितना बनेगा, तो यहां पे देखिए इन दोनों में रिलेशन लगा दिया जाए, क्या रिलेशन लिखेंगे, तो मोल्स ऑफ E डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ F डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ G डिवाइडेड बाई 3, मोल्स ऑफ E का कितना मोल है, तो 4 है, तो 4/4 इज इक्वल टू F/2। तो F कितना बनता, तो 2 मोल बनता कब, जब परसेंटेज यील्ड 100% होता, लेकिन परसेंटेज यील्ड यहाँ पे 90% है। तो एक्चुअली F फॉर्म्ड कितना लिखते हैं 90/100 इंटू 2, तो 0.9, तो ये हो जाता 1.8 मोल। तो ये 1.8 मोल हो जाएगा। और देखिए
जी के लिए क्या लिखेंगे, इन दोनों का लगा देंगे, तो ई कितना है, तो 4 है, तो 4/4 इज इक्वल टू G/3। तो जी फॉर्म्ड 3 मोल होता, कब, जब परसेंटेज यील्ड 100% होता, लेकिन एक्चुअली जी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 90% ऑफ 3, तो 90/100 इंटू 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 2.7 मोल्स। तो ये आ जाएगा 2.7 मोल्स, और F कितना आ जाएगा, 1.8 मोल। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना तो ये कैलकुलेशन हुआ, ये तो बेसिक चीज है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सोचे कि जैसे यहां से देखिए 4 मोल से 2 मोल बनता है और 4 मोल से 3 मोल बनता है, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग यही बोलते हैं ना कि भाई 4 मोल से 2 मोल बनेगा और 4 मोल से 3 मोल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सचमुच में 4 मोल है, तो 4 मोल से यहाँ 2 मोल बनना चाहिए था, कब, जब परसेंटेज यील्ड 100% होता, लेकिन 90% है तो 1.8। वैसे ही ये 4 मोल से ये 3 मोल बनता, कब, जब परसेंटेज यील्ड 100% होता, लेकिन 90% है तो 2.7 मोल बनेगा। तो आप जैसी आपकी इच्छा, आप डायरेक्ट भी अगर लगा पाते हैं तो डायरेक्ट लगा दीजिए, नहीं तो इस मेथड से तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं रिलेशन लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड और carbon dioxide depending on availability of oxygen. Find moles of each product obtained when 160 gram of oxygen reacts with 12 gram of carbon। देखिए ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका इक्वेशन लिख देते हैं, तो C+O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ। अब बोल रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। तो सबसे पहले यहां से देखा जाए कि CO कितना मिलता है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए यहां सबसे पहले देखा जाए कि CO कितना मिलता है, तो फाइंड मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका 160 ग्राम है और इसका कितना दिया गया है, 12 ग्राम, ये इसका 12 ग्राम दिया गया है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना। तो सबसे पहले तो इसको मोल में बदलना पड़ेगा, मास है, तो 12/12 इसका आ गया 1 मोल, और इसका कितना आएगा, तो 160 डिवाइडेड बाई 32, तो ये कितना हो जाएगा आपको 5 मोल। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट इसके लिए क्या रेशियो होगा, इसके लिए रेशियो होगा 1/1 और इसके लिए रेशियो होगा 5/12, तो ये तो 10 हो जाएगा। तो खैर आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो यहां से देखिए सबसे पहले CO कितना बनेगा, इसके लिए हम लोग रिलेशन क्या लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट टेकन। यहां पे देखिए ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है, तो हमको ये भी निकालना पड़ेगा कि लास्ट में ऑक्सीजन कितना बचा है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है, कब, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो यहां पर तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है, तो इसीलिए हमको यहां पे निकालना पड़ेगा कि ऑक्सीजन कितना बचा है। तो सबसे पहले लिखते हैं मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई 1, ये मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट टेकन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 क्या रिएक्टेड, मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड, क्योंकि ये क्या है एक्सेस रिएजेंट है, डिवाइडेड बाई हाफ इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ CO
formed. This will be divided by 1. तो C का कितना मोल लिया गया है? तो 1 is equal to moles of O2 reacted. तो O2 reacted और ये ऊपर चला जाएगा 2 ऊपर, यानी कि 2 इधर आ जाएगा, तो O2 reacted कितना हो गया बताइए? ये हाफ आ जाएगा क्या यहां से O2 reacted, क्योंकि C का कितना मोल था? 1/2, तो O2 reacted यहां से आ गया हाफ मोल। और इन दोनों में रिलेशन लगाया जाए तो मोल्स ऑफ C कितना था? तो 1 था। 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू CO फॉर्म डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब CO कितना बना है? 1 मोल बना है। तो देखिए लास्ट में क्या हुआ होगा, ये लास्ट में 1 मोल बना है, कार्बन तो खत्म हो गया, और ये कितना बचा होगा? 5 माइनस हाफ मोल O2 का रिएक्ट कर गया, तो 5 माइनस हाफ हो गया, तो ये कितना बचा होगा? 4.5 मोल ऑक्सीजन का अभी भी बचा हुआ होगा। तो अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बना ही रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? देखिए CO यहाँ पे 1 मोल बचा है और ऑक्सीजन भी बचा है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहां से CO2 हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो यहां हमको हाफ लगाना पड़ेगा। अब देखिए CO का कितना मोल है? तो 1 मोल है। O2 का कितना मोल बचा है? तो 4.5 मोल बचा है। ठीक है, अब CO2 कितना बनेगा? तो सबसे पहले तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए रेशियो हो गया 1/1 और इसके लिए रेशियो क्या हो गया? 4.5 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 हो गया। इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट तो आपका यही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यही है, तो CO2 कितना बनेगा? तो क्या लिखेंगे? मोल ऑफ CO/1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 formed डिवाइडेड बाई 1। तो CO का कितना मोल है? तो 1 मोल है। इसका मतलब CO2 का कितना मोल बनेगा? तो 1 मोल बनेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा कि देखिए CO जो प्रोडक्ट का पूछ रहा है, फाइंड मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो CO भी 1 मोल बना और CO2 भी 1 मोल बना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ये आपका सीक्वेंशियल रिएक्शन का सारे तरीके का प्रॉब्लम हम करा दिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।